नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे कबल के और दीगर मौज़ूआत की जानिब जाएँ और अपने अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करें। यह बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के बदलते हालात की जानिब भी देखा जाए। आपको पता है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमरीकी सदारती इंतखाबात के अंदर कामयाब करार पाए हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनको मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बैनुल-अक़वामी लीडरों ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक मरतबा जो है वो मुबारक दी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने 2 मरतबा मुबारकबाद दी। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा थी। शायद पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के जहन में ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के इंतखाबात में कामयाबी के चांसेस कम हैं। ताहम आज़ाद ज़राए इस चीज़ को वाज़े कर चुके थे और तकरीबन 2-3 महीने से ये बात वाज़े तौर पर बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के इम्कानात कहीं ज़्यादा हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उन वजूहात के पस मंज़र के अंदर अब माशी तौर पे दुनिया में क्या होने वाला है, इस पर मुख्तसरन अपने मेहमान से गुफ्तगू करने के बाद आज के अहम मौजू की जानिब चले जाएंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं जनाब शेख उमर रेहान साहब को, जो कि साबिक सदर काट ही रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में शेख उमर रेहान साहब। थैंक यू अली भाई। शेख उमर रेहान साहब, आप चाहें तो आप भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारक दे दें, क्योंकि अभी तो इस तरह का सिलसिला है कि रोज़ाना की बुनियादों पर मेरे ख्याल से उनको मुबारकबाद दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से मुबारकबादों का सिलसिला पाकिस्तान में बिलखुसूस जारी रहेगा जब तक दिल को इत्मीनान ना हो जाए कि वो कुछ बदल तो नहीं रहा। जी, अगर तो आपका प्रोग्राम डोनाल्ड ट्रंप साहब देख रहे हैं तो हाँ, मेरे ख्याल आवाज़ एकदम आपकी चली गई, लेकिन मेरे ख्याल डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने यही कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब, अली साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। जी जी, वो ना भी देख रहा हूँ, उनके 4 आंखें 12 हाथ हैं। आजकल तो आपको पता है एआई की ऐसी दौड़ चली है कि अगर वो नहीं भी सुन रहे होंगे तो उन तक किसी ना किसी तरीके से आपका पैगाम पहुंच ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पर शेख उमर रेहान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो खैर मुख्तलिफ़ किस्म की क्यासाराई शुरू हो जाती है। मैं तो बिन मतलब की बात करता नहीं, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि माशी तौर पर बहुत सारी चीज़ें वो बदलने वाले हैं। एक तो उनके जहन में ये चीज़ है कि ईरान के ख़िलाफ़ तो वो बड़ी सख्ती से जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर मैंने ताजर व सनतकारों को यही कहा है कि मोहतात रहें, सैंक्शन एंटिटीज़ के साथ काम ना करें, क्योंकि आगे जाके उसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरा ये है कि उनका चीन की जानिब भी जो है वो तासुर वो मनफी है, और वो चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर उनका असर व रसूख रहे। माशी तौर पर मैं चाहूँगा मुख्तसरन जायज़ा पेश करें, फिर हम अपने अहम मौज़ूआत की जानिब आएँगे। देखिए जी अली, बात कि कल ऐसी जीत का पूरी दुनिया की जो मंडी है, स्टॉक्स वगैरह, कमोडिटीज में एक मेरे ख्याल आवाज़ वाज़े नहीं आ रही। शेख उमर रेहान साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं और उनके साथ दोबारा से दुनिया के जी, माजरत आपकी बात बीच में रह गई, दोबारा से दोहरा दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था अली साहब कि ये जो कल जब अनाउंसमेंट हुई है इसके जीतने की ट्रंप के, तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जितनी भी मंडियां हैं कमोडिटीज की या स्टॉक्स वगैरह, सब में एक बड़ी तेजी देखी गई। तो उसकी वजह यही है कि लोग ये समझ रहे हैं, दुनिया ये समझती है कि ट्रंप के आने से, क्योंकि उसकी जो कैंपेन थी उसमें मैनिफेस्टो था, वो ये था कि वो दुनिया में जंगें खत्म करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उसने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया तो ग्लोबली एक पीस के अमेरिका, आप उसके पास अपर हैंड है, पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो इस पॉलिसी पे चल तो काफी ज्यादा जो है वो दुनिया में ग्लोबली पीस भी आएगा और कारोबार हालात भी दुनिया के बेहतर होंगे। जी, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हों। यहाँ पे पता नहीं किस बात की बेचैनी है। मैं यही सोचता हूँ, सदर वहाँ अमेरिका में इलेक्ट हुआ है, परेशान यहाँ पर पाकिस्तानी हो गए हैं, और पाकिस्तान का मीडिया मेरे ख़्याल से इतना ज़्यादा मुतहरिक है, और होना भी चाहिए, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर
डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों के बहुत असरात होंगे। अच्छा, मैं इस जानिब आपको लेकर आऊँगा कि बिजली और तवानाई का अहम मौजू है, जिसके मुतल्लिक आप क्योंकि माविन खुसूसी भी हैं सदर FPCCI के, और इस रोल के अंदर आप लोग बड़ी मेहनत और काविश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिजली के नर्ख नीचे लाए जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। मैं चाहता हूं अगर आप वजाहत के साथ हमारे नाजरीन को इस मुतल्लिक बताएं कि इस वक्त एनर्जी और पावर प्राइसिंग के मैकेनिज़्म पे हम कहाँ खड़े हैं। देखिए जी, ये जो IPPs का मसला है जी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो पाकिस्तान में हैं, ये जो एग्रीमेंट्स किए थे IPPs के साथ माजी में, उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा उठाना पड़ा। आप अंदाजा करें कि तकरीबन 2000 अरब रुपया सालाना वो हम लोग कैपेसिटी पेमेंट देते हैं IPP। अगर हम उनसे बिजली लें या ना, हमें ये देना ही देना है। और इसमें जो सबसे हैरान कुछ बात है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइनें वो तकरीबन 22,000 मेगावाट तक का जो है वो ट्रांसमिट कर सकती हैं, और 40,000 मेगावाट के जो है हम लोग कैपेसिटी पेमेंट की चार्जेस देते हैं, पेमेंट देते हैं। तो ये देखिए एक ये सेंसिटिविटी ये कि 22,000। लेकिन शेख उमर रेहान साहब, मैं चूँकि आपकी वुसअत नज़र और आपकी बसीरत से वाकिफ़ हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप बड़े ही संजीदा बिज़नेस लीडर भी हैं और काटी के सदर भी रहे, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों ने बड़ा मुश्किल काम अपने सर ले लिया है। IPP के बहुत सारे जाइंट्स हैं, इनमें से बहुत सारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और पोशीदा पावर प्लांट्स की मिल्कियत के पीछे FPCCI के अहम, मैं ओहदेदारों का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो ECGB के मेंबर हैं, ज़ाहिर बात है वो भी हैं उसमें। तो आप लोगों ने बड़ा मुश्किल काम अपने कंधों पर ले लिया। ये करना बहुत मेरे नज़दीक इम्पॉसिबल टास्क आपने लिया है। देखें, ये ऐसी देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत मुश्किल काम। आप देखें कि 5 IPPs ने सरेंडर कर दिए। तो इसी तरीके से हम लोग, जैसे हम लोगों ने इस कॉज को लेकर चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बाकी भी जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के इसके मसाइल को देखें। 22 रुपए यूनिट हमारा जो बिजली का बिल है इस वक्त जो भी आता है, उसमें 22 रुपए यूनिट तो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस चल रहे हैं। तो अगर इसमें से आधे भी हम बचा सकते, 10 रुपए यूनिट, 11 रुपए यूनिट की बचत भी हमने अगर मेहनत करके आवाम को दिला दिया, तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन अब एक और ख़तरे की घंटी भी है। वैसे तो आपने जैसे कहा कि उम्मीद यही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के बाद अगर मशरिक़ वस्ता के हालात ठीक हो जाते हैं, तो एक मुमकिनात में ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर निस्बतन कमी आ सकती है, बढ़ने की गुंजाइश अब कम होगी अगर उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर दिए। अब एज ए कुशन यूज़ करते हुए क्या पाकिस्तान अपना ऑयल रिज़र्व बिल्ड करे, या मुकामी तौर पे जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा तेल का एक ज़ख़ीरा पाकिस्तान में मिल गया है, उससे मुस्तफ़ीद हो जाए? क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो दीवाने का ख्वाब है कि ज़ख़ीरा है ऑयल का बहुत बड़ा। तो अभी तक तो मेरे नज़र ऐसी कोई बात नहीं है कुछ ज़ख़ीरा मिल गया है। माजी में हम सुनते रहे कि कोई ड्रामें चलती रही हैं, लेकिन उसका कोई नहीं आया। लेकिन गैसेस मैंने सुना है कि सिंध में, आज ही मैं न्यूज़ पे पढ़ा था कि रिजर्व्स मिले हैं इनको और भी सिंध में। तो हम उम्मीद करते हैं कि यही हो जाए तो भी बहुत है हमारे लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हमने इस बात का इयादा तो किया है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है उसका ग्लोबल सर्वे, आप चूँकि इन चीज़ों के बारे में वाकिफ़ हैं इसीलिए मैं आपके सामने ये रख सकता हूँ। उनकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत गहराई से जियो स्पेशल सर्वे करती है सैटेलाइट्स के ज़रिए भी। तो उन्होंने जो मालूमात पेश की हैं, और वो हमेशा जो है ना वो क्या कहते हैं, उन रिज़र्व्स की बात करते हैं जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, यानी कन्फर्म्ड होते हैं। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान के रिज़र्व्स जो हैं वो ख़ित्ते के हिसाब से और दुनिया के हिसाब से बहुत कम है, वन ऑफ द लोएस्ट। लेकिन पॉपुलेशन आपको पता है अब हम 6ठे नंबर से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो डू यू थिंक वी हैव एनी प्लानिंग फॉर आवर एनर्जी इन द फ्यूचर? देखें, ये तो बहुत बड़ा फ्यूचर फाइट करना है, उसके लिए प्लानिंग्स करना। लेकिन ग्लोबली ये देख रहा हूँ कैसे दुनिया में पेट्रोलियम की डिमांड है वो कम होती जा रही है। अब आप ये देखें कि ऐसी नई इलेक्ट्रिक कार्स
शुरू हो गई हैं, तो ये अगर अगले आने वाले जो 10 साल, उसमें मैं समझ रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेंशन होने इलेक्ट्रिक कार्स में। तो ये आपकी जो पेट्रोलियम, अगर ये को कमर्शियल हैवी को भी इलेक्ट्रिक कन्वर्ट इन्होंने कर दिया, तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा दुनिया में। तो ये पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो आहिस्ता जो है दुनिया में डिमांड कम होती जाएगी, तो एक सर्टन प्राइस तक जो है फी बैरल या $30 तक ये होगा। तो ये चीजें हमें नजर आती हैं। बड़े अहम मौजू के ऊपर ये गुफ्तगू मैं इसलिए तसव्वुर करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी गिरफ्त रखते हैं इस मौजू पर, और क्योंकि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में वर्क करने वाले आदमी हैं तो ज़ाहिरी बात है ही नोज़ द वेरियस डायमेंशंस एंड द इम्पैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। अच्छा, जैसे आपने कहा और मैंने कहा, क्योंकि आप मुआविन खुसूसी भी हैं सदर FPCCI के, इसके अलावा जो वनस्पति के एसोसिएशन है पाकिस्तान की उसके भी सदर हैं, तो बड़ी अहम एसोसिएशन है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा ज़रा हमें ये भी बताएं कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं और आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने टैरिफ रिडक्शन में अपना काम ज़रूर दिखाया, लेकिन गवर्नमेंट का शायद ऐसा प्लान लगता है जनरली लाइक ऑल अदर गवर्नमेंट्स कि ये सर्दियों में फिर शायद टैरिफ को जैकअप करें। इज इट अ पॉसिबिलिटी? देखिए, मैं आपको ये बात अली भाई थोड़े बता कि IPPs को सरेंडर करना पड़ेगा के अंदर। अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हम सबको इस पे काम करना है। ये यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हमारी, और इसके लिए हम सब ने मिलकर उम्मीद कर कि हम इंशाअल्लाह इसमें कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क में तो ये मामला जो है इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर, यानी इस साल तो खैर एक साल के अंदर हमारे देखिए जो बिल है एक बड़ी कमी आएगी। जैसे कि अभी इस वक्त मार्कअप जो है वो शुरू हो गया और तकरीबन पे आ गया फाइबर इसका, और ये इंशाअल्लाह अगली मॉनिटरी के बाद उसमें और 2.5% कम होगा और अगले 6 माह में सिंगल डिजिट पे चला जाए। तो इस वक्त एक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहुत शानदार जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटीज देख रहे हैं, हमें बहुत बड़ा एक फर्क आने वाला है और चीजें जो एक पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने सुना कि ये अभी एक बात आपसे वजाहत और भी चाहता हूं मैंने सुना सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, इन्होंने एडिबल ऑयल के अंदर भी कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में कोई इंदिया दिया है, इज इट ट्रू? देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है, राब्ता नहीं किया मेरी एसोसिएशन में, तो अगर ऐसी तो नॉलेज में आती, लेकिन इसमें बहुत पाकिस्तान में वक्त तकरीबन $4.5 अरब का थे चीज इंपोर्ट करते हैं, ये जो डिमांड पूरा करने के लिए। तो अगर इसके ऊपर काम प्लांटेशन पे काम हो जाए तो मैं एक बहुत बड़ा एक बिल बचा सकते हैं इंपोर्ट हमारे, जो कि $4.5 अरब है। इस पे तो हमने ऊपर अभी गवर्नमेंट को और हमने गवर्नमेंट को आप फोकस अपने इंपोर्ट कैसे कम करें, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस पे गवर्नमेंट होगी। मैं माजरत चाहूँगा आपका फिर दोबारा मेरे तक आपकी आवाज़ या आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही, हम दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बड़े अहम नुकात में बात की और चंद चीज़ें ऐसी थीं कि जिनके ऊपर आपने वजाहत हमें दी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में मेरे ख़्याल से हुकूमत को मज़ीद पेशरफ्त करने की ज़रूरत है। IPPs के मामले के अंदर आपने कहा कि आप बतौर एक ताजुर रहनुमा के ये महसूस करते हैं कि IPPs को ही
थोड़ी दूसरी जानिब लचक दिखानी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने नर्ख कम करें ताकि उनसे रीनिगोशिएट करके नए टैरिफ्स डिसाइड किए जा सकें। इसमें आपने जो पेशरफ्त हुई अब तक की उसका भी खुलासा पेश किया, लेकिन बात यह है कि क्या ये IPPs राज़ी होंगे या नहीं, ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। मेरे पास मुख्तलिफ़ फ़िगर्स हैं, नंबर्स आते हैं IPPs के रिगार्ड से, तो मैं उसके अंदर क्लैरिटी नहीं रखता। एक फ़िगर नंबर ये था कि शायद 50% या उससे आस-पास जो हैं, या उससे कम थोड़े से या थोड़े से ज़्यादा, वो क्योंकि हम तो कैलकुलेट करेंगे मेगावाट्स के हिसाब से या बिजली के पैमाने के हिसाब से, वो हुकूमत के अपने लगाए गए IPPs हैं। अब पहले तो मुझे यही समझ नहीं आई कि हुकूमत IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्यों लगाएगा। खैर एनीवे, लेकिन इन IPPs के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अक्सरियती जो शेयर है वो हुकूमत का ही है। फिर उसके बाद हमें ऐसा बताया गया कि उसके बाद शेयर जो है वो निजी शोबे का है, लेकिन उसमें भी ताजिर सनतकारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दिखाए गए हैं, उनके भी लोकल कोई कनेक्शंस हैं या लिंक्स हैं। मैं इसके बारे में वाज़े नहीं हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल ही इस इशू के बारे में वाज़े नहीं हूँ। ताहम यह है कि शेख उमर रेहान साहब ने इस चीज़ का इंक्लिनेशन और इंटेंशन और कन्विक्शन, और जिसे आप कहते हैं कि अपनी पूरी मोटिवेशन के साथ ये बात की है कि किसी भी तरह IPPs को बैक डाउन करना पड़ेगा, उनको टैरिफ्स को रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने अपने काम का बीड़ा उठाया है। तो दोबारा से शेख उमर रेहान साहब, माजरत आपके साथ बीच में, आपको पता है आजकल पूरे मुल्क के अंदर ही ये कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है। अब तो हर काम हो गया है, अब तो इंटरनेट ठीक हो जाना चाहिए, पूरे मुल्क का है ना, क्योंकि अब तो इंटरनेट स्लो करने की कोई वजह ही नहीं है, सारे काम तो हो चुके हैं। इस तक के डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी सदर बना दिया अमेरिका का, तो अब मेरे ख्याल से इंटरनेट के भी दरवाजे खोल दिए जाएँ। आपके तवज्जुह से एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा शेख उमर रेहान साहब, कोरंगी रोड और उसके गिरदो नवा के अंदर दिन के अंदर हैवी ट्रैफिक की चलने की वजह से लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप चूँकि साबिक सदर भी रहे काटी के, इस मुतालिक हमें ज़रूर बताएं कि दिन के औकात के अंदर, बिलखुसूस रश के औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है, यह मुनासिब नहीं है। जी, हमने इसके ऊपर बहुत काम किया हुआ है। ये फिर से अगर रिलैक्स हो गए हैं तो हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये बहुत ही गलत है। दिन के टाइम पे बिल्कुल हमने इनके साथ मैकेनिज्म तय किया हुआ है कि 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक जितनी भी है वो सारी वो जो है मूव करेगी। तो ये अगर हुआ है तो इंशाल्लाह ताला इसमें हम इसको टेकअप करते हैं इस मसले को। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, ये जो ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स हैं, इनकी भी यहाँ पर जो आमदोरफ्त है उसके अंदर एहतियात नहीं बरती जा रही। मेरे ख्याल से इस मुतालिक भी ज़रा अगर आप आवाज़ बुलंद करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं छोटी सुजुकियों के अंदर केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जो कि बड़े हाईली पंजेंट भी हैं और इन्फ्लेमेबल भी हैं, ऊपर निशान भी लगा हुआ होता है उनका। तो मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है दिन के वक्त, खुदा ना खास्ता, और बिलखुसूस स्कूल की छुट्टी के वक्त आप देखें केमिकल्स जा रहे होते हैं यहाँ से, चाहे वो छोटी गाड़ी में जा रहे हो या बड़ी में। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपका जो ये बड़ा वैलिड है पॉइंट, इसके ऊपर भी हम इसको टेकअप करते हैं इस मसले को, और ये केमिकल वाला इशू जो है उसको रिजॉल्व करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से मैक्रो इश्यूज़ की जानिब वापस लाता हूँ। मैक्रो इश्यूज़ ये हैं कि सर अब लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ हो गया, स्टॉक मार्केट के बाद वापस रियल एस्टेट की जानिब जा रहा है। लोगों का रुझान इंडस्ट्री की तरफ वापस कैसे आएगा, ये मुझे बताएं। देखें, ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन जो है, ये जो माशाल्लाह बहुत एक अच्छे 6.9% पे आ गई है, और अब हमारा जो मार्कअप है वो कम होता जा रहा है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 माह के अंदर सिंगल डिजिट पे आ जाएगा हमारा मार्कअप। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आना है कि लोगों ने जो पैसा बैंकों में डंप किया हुआ था, जिसका वो मार्कअप कर रहे थे, मार्कअप ले रहे थे, इस पैसे का वो 23-24% मार्कअप मिल रहा था जो बैंक दे रहे थे, तो लोगों ने कारोबार करना ही बंद कर दिया था, पैसा बैंकों में रख के उसका नफा खा रहे थे। तो अब वो सारा पैसा जो है ना वो निकलेगा बैंकों से वापस और मार्केटों में आएगा, मंडियों में आएगा। तो जब ये मंडियों में आएगा या ये आएगा इंडस्ट्री में आएगा या रियल स्टेट सेक्टर में आएगा, तो ये इससे जो है वो थोड़ा सा दोबारा जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जो कारोबारी जो एक्टिविटीज हैं वो इससे तेज हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा इस चीज़ से। अच्छा, यहाँ पर शेख उमर रेहान साहब एक और नुक्ते की जानिब आपको लेकर जाऊँगा।
है तो तवानाई से थोड़ा सा हटके लेकिन अहम नुक्ता है, वो ये है कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में माजी के अंदर जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स थी वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, लोग एआई की तरफ आ गए हैं, फिनटेक की तरफ आ गए हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आ गए हैं। पाकिस्तान इसमें थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी पीछे है। आपके ख्याल से कहीं हम इस रेस में इस दौड़ में पीछे तो नहीं रह जाएंगे अगर हमने कुछ किया ना हो तो? देखिए अली साहब, हम इस दौड़ में आगे बहुत पीछे हैं। पीछे के हम लोग इस दौड़ में आखिरी नंबर पे ही हैं। इस पे बहुत काम होने वाला है। आप देखें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अब आप मिसाल ले लें, $100 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट, मोर देन $100 बिलियन। हमारे पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 30-35 अरब डॉलर है। तो वो तो सिर्फ उस पर सिर्फ आईटी की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे हम ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, इस पे बहुत काम होने वाला है। तो इस पे अब देखें, इसमें जिद्दत आती रहेगी। अब जैसे एआई का कॉन्सेप्ट जो है ये पिछले 1-2 साल पहले ही हम लोगों के सुनने में आया, और अब तो एआई इतना जो है इस वक्त पॉपुलर हो चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है, तो इस पर बड़ा काम होने वाला है। और ये जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, आईटी के जो पार्क्स हैं वो जितने ज़्यादा बनेंगे तो उससे जो है वो ज़्यादा हमारे पास आईटी के एक्सपोर्टर पैदा होंगे। और जो हमारी जो नई जो जनरेशन आ रही है तो वो भी जो है, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंसेस की तरफ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस पे साथ गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाए तो ये फ्यूचर में जाके जो है हम अपनी इस एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरी जानिब आपको लेकर आता हूँ दोबारा से तवानाई की जानिब। बात यह है, अब तवानाई के किसी और फैक्टर की तरफ आपको लेकर आता हूँ, गैस। आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और गैस की लोड शेडिंग के शेड्यूल मेरे ख्याल से अनशेड्यूल तो हो रही है, लेकिन फिर बाकायदा शेड्यूल के हिसाब से मामला चलना शुरू हो जाएगा। आपके ख्याल से पाकिस्तान गैस के अंदर इस वक्त क्या कह सकते हैं कि पूरे तरीके से खुद कफील तो है नहीं। हम कतर से गैस मंगवा भी रहे हैं और आप लोगों के जो माजी के प्लान्स और प्रोग्राम्स थे गैस पॉलिसी के हिसाब से वो इन एक्शन होने चाहिए। तो गैस की किल्लत फिर क्यों और गैस की प्लानिंग क्या है? अली साहब, बात यह है, हमारे मुल्क में गैस का जो शॉर्टेज का एक ही सोल्यूशन है, वन एंड ओनली सोल्यूशन, वो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन, जो कि सियासत की नज़र हो गया। इंटरनेशनल जो सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर, ये इसकी तलवार सिर्फ हमारे ऊपर ही आती है। और हमारे हमसाया मुल्क ईरान के साथ वो दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर बने हुए हैं उसके ऑयल के, क्रूड ऑयल के। वो ईरान से लेते हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है। ये सारी सख्तियाँ हमारे ऊपर हैं। ये काम अगर हम लोग कर लेते आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो ईरान ने अपने हिस्से का काम खत्म कर दिया हुआ है। उन्होंने हमारे बॉर्डरों तक पहुंचा दिए लाइन, हम सिर्फ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, लेकिन वहाँ से तो एम्फेटिकली मैसेजिंग अब शुरू हो गई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने के बाद कि अब ये गलती ना दोहराइएगा, बल्कि बहुत सारे इंटरनेशनल थिंक टैंक्स तो पाकिस्तान के बिजनेसमैन को भी वार्न कर चुके हैं कि भाई आप बिल्कुल किसी सूरत जो है वो किसी सैंक्शन एंटिटी के साथ काम ना करें। तो पूरी दुनिया में एक जैसी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सिर्फ हम ही क्यों है? ये हमारा तो सिर्फ ये एक सवाल है। तो ये जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ये क्रूड ऑयल जो है, ये सारा ईरान से दे के एक्सपोर्ट कर रहा है, रशिया से ले रहा है। वो भी तो रशिया के ऊपर भी तो सैंक्शन है ना, रशिया से लेके एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी जो ये हमें सब चीज़ों पैरामीटर्स को पूरा करना है। तो खैर एनीवे, लेकिन हमारे पास जो इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है। अगर ये नहीं हो पाता तो मैं समझता हूँ कि आगे भी गैस एनर्जी का गैस का जो मसला है वो बरकरार रहेगा जब तक हमें एक मैसिव, यहाँ तो कोई बहुत बड़ा कोई हमें रिजर्वायर मिल जाए इसका, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बकौल जो MD/SSGC हैं, वो एक दफ़ा हमारे पास तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा था मैं उस अदारे का MD हूँ जो बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास, हमारे मुल्क में इस वक्त गैस की क्या पोजीशन है। ये भी बड़ा अहम नुक्ता आपकी तरफ से आ गया
वहाँ से हम इसका ज़रूर आपसे और भी जवाब लेंगे। अब इसको समअप करते हैं। बुनियादी बात यह है कि मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो तवानाई जो है वो हमें वक्त पर मिलती रहे, यानी एनर्जी हमें वक्त पे मिलती रहे, इलेक्ट्रिक पावर हमें वक्त पे मिलता रहे, जितनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनके रिज़र्व्स को मेंटेन किया जाए, और ना सिर्फ कि ये उनकी कीमत को भी जो है वो मुनासिब रखा जाए ताकि आवाम के लिए भी बिल देना आसान हो और ताजिर और सनतकारों के लिए काम करना भी आसान हो। बात यह है कि प्रेफरेंशियल नर्ख जो हैं, ठीक है हम बिज़नेस का प्रोग्राम करते हैं लेकिन हम इंटरेस्ट वॉच करते हैं आवाम का इंटरेस्ट जो है वो वायोलेट हो जाता है जब आप इंडस्ट्री को सस्ता दे देते हैं और आवाम को महंगा देते हैं, और कमर्शियल को तो बहुत ही महंगा देते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप टैरिफ ज़्यादा लोगे तो वो किससे लेगा? वो आवाम से प्राइस की बुनियाद पे लेगा। मेन इशू ये कि अगर मैं अभी कहूँ कि जी कमर्शियल टैरिफ पाकिस्तान का जो है ना हाईएस्ट है तीनों में, तो मैं आपको वाजे कर दूँ कि दुकान पे बैठा शख्स कभी भी उस बिजली के बिल को खुद अदा करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने कारोबार के खाते में डालेगा, अपनी मसनूआत की कीमत में इजाफा कर देगा। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने कारोबारी तबके को भी बेनिफिट करना है, हमने आम आदमी को भी बेनिफिट करना है, और मुल्क की मईशत का पहिया भी चलता रहे, ये भी हमने देखना है। बात रही IPPs की, जिनके मुतल्लिक काफ़ी तफसीली बात हुई। देखें, अपनी राय का इजहार तो हम मुख्तसर कर सकते हैं। बात यह IPPs के रेट्स को रीनिगोशिएट करवाना ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर एक बाकायदा एनर्जी पॉलिसी डिवाइस कर ली जाए फ्यूचर के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसमें IPPs को भी इंटीग्रेट कर लें, और क्या करना चाहिए उनके साथ, किस तरह से उनको लेकर चलना चाहिए, ये भी तरीके से हम उसमें लिख सकते हैं, बाकायदा कर सकते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं, उनके साथ एग्री करवा सकते हैं इस बात को। आप सब लोगों का शुक्रिया। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।